एक कैप्टन सफदर साहब ने बयान आज दिया है और कमाल का बयान दिया है। उनका बयान कहता है कि उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि फ़ौज ने गुड्डों को हाथ लगाए हैं नवाज़ शरीफ के और फिर वो पाकिस्तान वापस आए हैं। ये आम तौर पर तासुर तो ये पहले से मौजूद है, बल्कि तासुर क्या कहना चाहिए, इस्लामाबाद के तकरीबन जितने पावरफुल हल्के हैं, सियासी हल्के, सबको मालूम है कि नवाज़ शरीफ की वापसी से पहले उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत उस्तवार हो गए थे और इतने अच्छे उस्तवार हुए थे कि जिस तरह ख़राबी थी ना, जिस तरीके से उनको पनिश किया गया था, वो भी एक नामुनासिब अनफॉर्चुनेट तरीका था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक लॉ को तोड़ मरोड़ के जिधर से नाक मोम की मरोड़ी जा सकती थी मरोड़ी और डिसक्वालीफाई करके नवाज शरीफ को घर भेज दिया। इसी तरह उनकी वापसी का जो अमल था ना, वो भी लॉ को तोड़ के, क्योंकि उस वक्त उनको असूली तौर पर जेल में जाना था, जेल से आके ज़मानत अप्लाई करनी थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ज़मानत मंजूर करती, फिर वो एक फ्री सिटीज़न के तौर पर जलसे से खिताब कर सकते थे। लेकिन जिस तरह उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो कैप्टन सफदर उसका कुछ अहवाल सुना रहे हैं, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। जिया फौज तुम घोड़े पकड़े ना जो उनकी लंदन में जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगे। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इलेक्शन कमीशन इन्होंने गलत इलेक्शन करवाया, हमारा मुल्क तोड़ के रख दिया। 1.5 लोगों का क्या काम है इलेक्शन कमीशन में? सर्विंग लोग बिठा लो, कल किसी जवाब दे आओ। इन रिटायर्ड जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा होना चाहिए। इलेक्शन में धांधली करवाते हैं ये लोग। कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं रिटायर्ड जज इलेक्शन में क्यों बैठे हुए, इलेक्शन कमीशन में ये लोग धांधली करवाते हैं, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया। और इनकी अपनी हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स के अंदर सर्विंग जजेस के साथ रिटायर्ड जज लगाने के लिए लॉ को अमेंड किया है, क्योंकि बाज़ जजेस जो थे, जैसे जस्टिस जहांगीरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका फैसला जिस तरफ जा रहा था इनको पसंद नहीं था, इन्होंने प्रोविजन डाल दिया लॉ के अंदर रिटायर्ड जज डालो। तो कैप्टन सफदर साहब अपनी हुकूमत की पहले गोशमाली करिए। आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में शुरका है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान है और आतिफ खान साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा साहब, ये जो जस्टिस अतर ने शिकायत के अभी हम बाहर लगाए हैं, ये वो शिकायत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम पहले सुन चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज से वो शिकायत आई है। बड़ी अफसोसनाक बात है मलिक साहब के पहले ही हमारे लिए क्या काम था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने कहा कि अगर सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस उनके ब्रदर इन लॉज को किडनैप करके करंट लगाए जाते हैं, अगर उनकी फैमिली की डिटेल्स लीक की जाती हैं, अगर उनके कमरों के अंदर, बेडरूम्स के अंदर कैमरास लगाए जाते हैं, तो क्या ये कम था कि आज अतर मनीला साहब ने भी जो कुछ बातें की। ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ इस मुल्क में जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़े अरसे तक जोड़ी चलती रही है साथ, और उस जोड़ी ने इस मुल्क में बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, अनपॉपुलर फैसले किए हैं, इलेक्टेड लोगों के अगेंस्ट फैसले किए हैं, उन्हें फांसियों तक चढ़ाया है। लेकिन आज कुछ नज़र आता है कि जुडिशरी के अंदर अब उस पावर सेंटर जो आप जिक्र कर रहे थे अपने ताइये में, कि अब वो उस हद तक आगे नहीं जाना चाहते जिस हद तक उनसे तवक्को की जा रही। और जब वो उन्होंने इनकार किया उस हद तक जाने से, तो फिर उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। देखिए, अभी जो माजी करीब के जितने वज़ीर आज़म हैं, या वो जेल गए हैं, या उन्होंने मुकदमात का सामना किया, या वो एग्ज़ाइल हुए हैं पाकिस्तान से, तो ये एक्सेप्टेबल तो सूरत हाल नहीं है। और मेरे ख्याल से अब जुडिशरी के अंदर भी एक रियलाइजेशन है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होकर जो हमने कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले दिए कि उनकी वजह से माशरे के अंदर पोलराइजेशन बढ़ी है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला दिया गया पनामा केस के अंदर, वो जो साकिब निसार साहब की अदालत थी, जिस तरीके से JITs बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जजेस बनाए गए, बहुत सवालात हैं उसके ऊपर। एक विजिबल बायस था, एक नज़र आ रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को रुखसत करना है। और फिर उसी तरह बाद में, उससे पहले भी हमने इफ्तिखार चौधरी साहब जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को फारग किया। पीपल्स पार्टी को तोड़ने का काम इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था और नून लीग को तोड़ने का काम साकिब निसार साहब ने। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब इनकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की रुखसत हुई तो उस वक्त इनकी तरफ से बातें सामने आना शुरू हो गई। आज पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो दुनिया की रैंकिंग्स में आखिरी नंबरों पर है। ना हम लोगों को इंसाफ दे पा रहे, ना इस मुल्क के अंदर हम जो सियासतदानों और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी झगड़े हैं उनको ख़त्म कर पा रहे। अंदर अदालतों के अंदर ग्रुपिंग्स हैं, जो वहाँ पर जज साहिबान के ग्रुप्स बने हुए। तो अब ये सारा सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ हमारी जो एक रूल बुक है
उस रूल बुक के ऊपर अमल करना शुरू कर दें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस के, तो हमारे मामला ठीक हो सकते हैं। आतिफ साहब से पूछें। आतिफ साहब, ये बड़ा टेढ़ा मामला है। मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने दो बड़ी मज़े की बातें की। उन्होंने ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है उसके ऊपर रिव्यू जब हुकूमत ने फाइल किया तो उसके ऊपर जजेस की मुख्तलिफ ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस लगाना चाहते थे, लेकिन बाकी 2 जजेस ने कहा कि अभी नहीं, जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता। तो हमें भी तब तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहिए जब तक कि तफसीली फैसला आ नहीं जाता। तो टोटल डिफाइंस वाला मामला है, और साथ अंदर वो ग्रुप बता रहे हैं फैसला किन्होंने लिखना है, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस मंसूर किया तो फैसला भी वही तहरीर करेंगे, तो जब आएगा तो तभी रिव्यू फाइल होगा। तो बता रहे हैं वो 2 जज और कह रहे हैं और काजी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अरसे से होती रही, आपको भी पता है, मतलब कॉमन हर एक आदमी को पता है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुई जो आज हो रही है। मतलब वो मैं कहता हूँ कि बाद में कोई जज ने कह दिया कि जी मेरे ऊपर प्रेशर था, या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई या वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, लेकिन सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो भी भाई ने बताया, उन्होंने जो लिखा या आज जो आपने सुनवाया, मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये जो डालना चाहते हैं प्रेशर जुडिशरी पे। और अभी ये कुछ अरसे से आपने देखा, एक जो फैसला आया है जो टर्निंग पॉइंट है वो है रिज़र्व सीट्स का। रिज़र्व सीट्स के बाद से 3-4 चीज़ें हुई हैं बड़ी बड़ी। एक, नंबर 1 पीटीआई को बैन करने का, दूसरा आर्टिकल 6 लगा दो, एक्स प्रेसिडेंट पे भी, आरिफ अलवी साहब पे भी पार्टी ऑफिस बंद कर दिया। अब ये सारे वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं कि इनका ख्याल था कि जुडिशरी हमारे साथ होगी और बस हमारा सिस्टम चलता रहेगा। अब उसने इनकार कर दिया। उसमें ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, बस नहीं कर सकते हम और ये काम। तो अब ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स आपको लग रहे हैं, और इसका मतलब हर एक आदमी ये कह रहा है कि खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ को छोड़ें, मुझे छोड़ें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये हालात चलते रहे, मुल्क को कोई इर्रिपेरेबल नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके से ये नहीं चल सकता। आतिफ साहब, जब सुप्रीम कोर्ट का एक हाजिर सर्विस जज जो है उसकी शिकायत यह है कि उसकी फैमिली की डिटेल्स गवर्नमेंट के इदारे से लेकर पब्लिक करके सोशल मीडिया पर डाली गई, डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, ये शिकायत अपनी बाबर सत्तार साहब की और बाकी जजेस की भी थी, उससे भी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में फिर 25 करोड़ लोगों में किसी को भी एहसास तहफ़्फ़ुज़ तो हो नहीं सकता ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने इंसाफ देना है वो महफूज नहीं है, तो बाकी 25 करोड़ कैसे महफूज हो सकते? देखिए, उसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो चीफ जस्टिस की बनती है, फैज़ ईसा साहब की, कि अगर 6 जजेस ने रिटन दे दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल हो गया उसमें, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? मतलब ये अजीब सी बात है कि आप उस पर कर क्या रहे हैं। कम से कम कुछ तो करें, आवाम को ये तो यकीन दिलाएं कि हाँ जी कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे चुप हैं कि मतलब बिल्कुल, मतलब इससे ज़्यादा और क्या होगा? आप मुझे बताएं कि ये जो कराई के जजेस लगा रहे थे, एडहॉक जजेस, कि जी लोड बहुत है। आप उनको अभी किराए के जजेस ना बोले, उसमें से 2 जजों ने हो सकता है लग जाए। अभी एक ने तो बोला हुआ है, अभी लगे तो नहीं है ना, फिलहाल तो कंटेम्प्ट नहीं होगी, कंटेम्प्ट लग सकती है, नहीं अल्फाज वापस नहीं, अभी लगे नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, 58,000 केसेस हैं। अब अगर आपको ये रिजर्व सीट्स के बाद ये 58,000 क्या एक दिन में ये हो गए हैं कि आपको ख्याल आया कि जी बहुत वर्कलोड है, हमें ये जजेस लगाने चाहिए? दूसरी बात, परमानेंट जजेस लगाएं, 4 नहीं 40 लगाएं कि आवाम को भी इंसाफ मिले ना। वो पोलराइजेशन जो आवाम में मौजूद है, अगर वो पोलराइजेशन आपको सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के अंदर नज़र आए, या उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा मुल्क की तबाही नहीं हो सकती। और मतलब ये उस दिन किसी ने कहा कि जी आप प्रेशर डालते हैं जजेस पे सोशल मीडिया के ज़रिए। मैंने कहा जज कोई इलेक्शन लड़ता है कि उसको ये होता है कि जी मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? ये तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है उनको ये जज अपने फैसले करे जो ठीक लगता है, आइन के, कानून के, उसके अपने जहन के मुताबिक वो फैसले करे। उसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है सोशल मीडिया पे कोई क्या कह रहा है? अच्छा खोखर साहब, ये जो अभी कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है, बड़ा जालिम बयान है। ये 2 हिस्से हैं ना, एक तो भेदी लंका ढाए, पता नहीं ये क्या क्या ढा सकते हैं, ये नहीं कोई पता है, लेकिन ये 2 हिस्से हैं इसके। एक तो इन्होंने कहा कि फौज नवाज शरीफ को लेके आई, दूसरा इन्होंने वो रिटायर्ड जजेस वाली कहानी दोबारा खोली। पहले तो नवाज शरीफ की कहानी बताएं कि वो क्या एपिसोड क्या था कि इमरान खान को उठाना था, नो कॉन्फिडेंस से पहले राब्ते कैसे उस्तवार हुए, किसने मुलाकात की नवाज शरीफ से, फिर वापसी के अमल के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हुई?
ये तो मेरे ख्याल से अब जो कैप्टन सफदर साहब ने बयान की हैं चीज़ें, उससे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था कि एक लंदन प्लान था और उस लंदन प्लान में ये चीज़ें डिसाइड की गई, तो उसको तो तायद मिल जाती है। ये 9 अप्रैल 2022 से कुछ तकरीबन 1 साल पहले, या मैं आपको काफ़ी हद तक वसूख से बता सकता हूँ कि उससे 8-10 माह पहले लंदन में राब्ते हो चुके थे और आपके बंदे भी 25-30 टूट चुके थे, 25 के करीब बंदे। ये सिर्फ डरते थे नून वाले। मैं आपको इनके अल्फाज बताता हूँ। वो कहते थे अगर पेश करें और इधर से अपारा से सपोर्ट ना हो और ये कल को वोट डालने के मौके के ऊपर फिर चले जाएं तो हमारा क्या होगा? वो तो नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब नहीं हो सकती। जी, लेकिन इसमें मलिक साहब जो अहम चीज़ है, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत दफ़ा हो चुका है। 90 की दहाई का आपने जिक्र किया, उससे पहले भी हमारी तारीख है, इन पिछले 8-10 सालों में भी हमने ये कुछ होते देखा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के लोगों की यही किस्मत है कि उनके ऊपर लोग पसंद नापसंद की बुनियाद पर बंद कमरों के अंदर फैसले करके थोपे जाते रहेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट हमारी कभी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी भी सही कि इस मुल्क के हुक्मरान चुनने का जो हक है, ना सिर्फ हमारे आइन ने, दस्तूर ने, बल्कि इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का हक है कि वो किसको मैंडेट दें, हमें वो शख्स अच्छा लगे बुरा लगे। ये जो खिलवाड़ पाकिस्तान के लोगों के साथ अवाम के मैंडेट की जो तौहीन है, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। आज मौसूफ को एक साहब पसंद आ गए, अगले दिन उनकी एक मूड स्विंग आया और उन्हें फिर एक और साहब पसंद आ गए, और उसके अंदर भी पसंद नापसंद में जाती सेल्फिश इंटरेस्ट शामिल होते हैं, अपनी एक्सटेंशंस। टू बी फेयर विद ऑल द पॉलिटिशियंस, जो इमरान खान का राइज था ना 2018 में, 2011 ऑनवर्ड, वो भी इसी तरीके से था। वो भी इसी तरीके वो से पसंद आ गए थे जी। तो वो बाकियों को चोर डाकू के लकब देकर उनको उतार के इक़्तिदार से परे फेंकना था और इमरान को ऊपर लाना था। तो दिस इज हाउ इमरान हुकूमत वाज मैनेज टू द पावर। और मैं तो ये भी समझता हूँ मलिक साहब के हाइब्रिड निज़ाम का जो दरवाज़ा था वो इमरान खान साहब ने खोला, और आज जो हाइब्रिड प्लस हमें नज़र आ रहा है, उसको जो बैठने की जो जगह फिर मिली, जो फराहम की, वो इन जमातों ने जो हुकूमत में। और सियासतदान भी अब देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि अगर कि हम हुकूमत में आने के लिए अवाम के वोटों की तरफ, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने जलसे जुलूस भी नहीं करने। मियाँ नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, इलेक्शन कैंपेन के अंदर कितना वो बाहर निकले, क्योंकि उनको इत्मीनान था कि मेरी बात हुई भी है, मुझे इन्होंने हुकूमत पकड़ानी है, मुझे इन्होंने हुकूमत देनी है। मियाँ साहब की गल हो गई। जी हाँ। तो अब जहां पर सियासत इस मुकाम पर पहुंच जाए कि जहां कि आपके साड़ी गल हो गई है, तो ये हम मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? और इस वक्त सियासतदानों में और सियासी जमातों में तमाम में ये एक मुकाबला जारी है कि कौन उन्हें यकीन दिलाता है कि जनाब इनसे बेहतर ताबेदारी हम करके दिखाएंगे। दौड़ी सी बात